हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बायो सेवर्ट लॉ। अब बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके, ठीक है, एंड नाउ वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, जैसे कि हम जानते हैं बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर के में जब करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, तो उस कंडक्टर के आसपास किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम बायो सेवर्ट लॉ यूज करते हैं। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम बायो सेवर्ट लॉ को यूज करेंगे। तो वो हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। ओके, इसके लिए हमें एक डायग्राम कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर ए वायर, ओके, एक्स एंड वाई, ये एक वायर है एक्स एंड वाई। अब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट इज पासिंग थ्रू इट। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P which is at perpendicular distance from point Q। ओके, P पॉइंट आपका Q पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी A। तो स्मॉल a परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हमने कंसीडर कर लिया है जो कि वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। ओके, नाउ वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट O। कोई एक O पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, और इस Q पॉइंट की O पॉइंट से जो लेंथ है वो L कंसीडर की गई है, L। ओके, तो यहां पर स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं dl। dl स्मॉल एलिमेंट है ये, dl स्मॉल मतलब जैसे कि पूरे का पूरा वायर तो की लेंथ काफी और होगी, लेकिन हमने स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया है कितना, dl। ओके, तो dl स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से या इसके ड्यू टू दिस वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और इस dl एलिमेंट की पॉइंट P से जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, थीटा। जैसे बायो सेवर्ट लॉ में हम जानते थे किसी dl एलिमेंट की प्लेस वजह से, है ना, किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे और ये एंगल थीटा होता था। कंडक्टर में करंट I है ना, और ये डिस्टेंस कितनी है, R है। सिमिलरली यहां पर भी डिस्टेंस कितनी होगी, R। ओके, तो हम बायो सेवर्ट लॉ जानते हैं, dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। ये लॉ जानते हैं हम, ठीक है। तो बिल्कुल सेम हमें इस लॉ को यूज करना है यहाँ पर, इसलिए मैंने रिवाइज करने के लिए यहाँ पर बता दिया था। तो अब समझ जाइए आप लोग, यहाँ पर ये स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट dl है, इस पॉइंट O की पॉइंट Q से लेंथ कितनी है, L है, और dl एलिमेंट की पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो R है, जबकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वायर से या हमारे जो कंडक्टर है उस कंडक्टर से पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A। अब यहाँ पर कंसीडर क्या करना है हमको, देखो ध्यान से, पॉइंट X की पॉइंट P से जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि पॉइंट P का पॉइंट X से जो एंगल बन रहा है, जो सबस्टेंड हो रहा है यहाँ पर एंगल, यहाँ पर सबस्टेंड होगा पॉइंट P का पॉइंट X से जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है, ये एंगल कितना है φ1, और यहाँ पर ये एंगल कितना है φ2, ठीक है। अब सिमिलरली dl एलिमेंट भी पॉइंट P पर एंगल बनाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा φ, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ पर नहीं था, याद रखना, पॉइंट P का पॉइंट X के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है φ1, और पॉइंट P का पॉइंट Y के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है φ2। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, देखो स्मॉल एलिमेंट dl के वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ यूज करते हैं सबसे पहले इसके लिए। तो देखो dl स्मॉल एलिमेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर यूज होगा, वो लिख लिया हमने dv। और जानते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन नंबर A मान ली, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर A कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें करना क्या है हमें ध्यान से देखना। जैसे कि मैं बताया, हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर, हमने करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास स्ट्रेट कंसीडर किया है, जिसकी किसी स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, लेकिन पूरे वायर की वजह से हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये dl एलिमेंट जो है, मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को एक
नई इक्वेशन में, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं करना क्या हमें। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है OPQ। इस OPQ ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल OPQ, ओके। देखो ये एंगल थीटा है, ये फाई है, और हम जानते हैं ये पॉइंट P यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, ये एंगल कितना है 90। तो इन ट्राइंगल OPQ में एंगल थीटा प्लस एंगल फाई प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल के, ओके। यहाँ से 90 को अगर उधर भेज देंगे तो ये बचेगा थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90, और यहाँ से थीटा निकालेंगे तो 90 माइनस 5 हो जाएगा, ओके। दोनों साइड साइन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 5, ओके। साइन 90 माइनस 5 कितना होता है cos 5। तो ये हो गया आपका साइन थीटा इक्वल्स टू cos 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा के प्लेस पर हम cos 5 रखेंगे, लेकिन अभी नहीं रखेंगे, अभी हमें कुछ और भी फाइंड करना है। तो आगे देखते हैं आप क्या करना है, ठीक है। ध्यान से देखते रहना एक एक स्टेप। अब इसके बाद अगेन इन ट्राइंगल OPQ, दोबारा से ट्राइंगल OPQ में यहाँ पर देख लेते हैं क्या देखते हैं। यहाँ पर cos थीटा लगाओ, देखो cos थीटा ये है, तो cos थीटा जब अप्लाई करेंगे, ये cos फाई अप्लाई करते हैं, cos फाई अप्लाई करेंगे तो cos फाई इक्वल्स टू cos थीटा या cos फाई होता कितना है, हम जानते ही होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसमें, देखो ये एंगल है, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और एंगल से सबटेंडेड साइड जो होती है वो हमारी बेस होती है, और दूसरी साइड क्या होती है हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब A अपॉन R। तो ये हो जाएगा A अपॉन R, यहां से R फाइंड करें अगर, R इक्वल्स टू जाएगा A अपॉन cos फाई, ठीक है। cos फाई को ऊपर लेके जाएंगे कि 1 अपॉन cos फाई कितना होता है sec फाई, तो R इक्वल्स टू जाएगा A sec फाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिर दोबारा ट्राइंगल इन ट्राइंगल OPQ, फिर दोबारा ट्राइंगल में देखते हैं। अब की बार इसमें tan फाई अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। tan फाई देखते हैं, tan फाई कितना होता है, तो tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर कितना है L, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं O पॉइंट की Q पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है L, तो ये हो जाएगा L अपॉन A। यहाँ से L फाइंड करना है, तो L फाइंड करने के लिए L अपॉन A हो जाएगा, ये हो जाएगा A tan फाई, A tan फाई, ओके। ऑन डिफरेंशिएटिंग अगर डिफरेंशिएशन कर दें इसका, तो ये हो जाएगा DL इक्वल्स टू A tan फाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर A जो आई है हमारे पास, इस इक्वेशन नंबर A में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशंस की वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब sin थीटा के प्लेस पर रख देंगे cos फाई, R के प्लेस पर रख देंगे A sec फाई, और DL के प्लेस पर रख देंगे A sec स्क्वायर फाई इनटू D फाई। देखते हैं आगे। हाँ तो देखते हैं, हमने अभी वैल्यूज निकाली थी, ये हमारी वैल्यूज थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जो भी इक्वेशंस थी उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज ये आ रही थी। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर A में जब रखेंगे तो ये हो जाएगा dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dN के प्लेस पर हो जाएगा A sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ओके। A sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, और साइन थीटा के प्लेस पर cos फाई, और R के प्लेस पर A sec फाई। तो देखो R स्क्वायर है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। तो देखो यहाँ sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसिल, A से A का एक स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा म्यू नॉट I cos फाई इंटू डी फाई, और यहां से कितना बचेगा 4 पाई A, ओके। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो था डीएल एलिमेंट की वजह से वो हमारा फाई की टर्म्स में निकल आ गया cos फाई इंटू डी फाई। बट जैसे बताया था कि ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी लेंथ काफी मतलब इन्फिनिट लेंथ का हो सकता है, तो इसके दो साइड्स x और y मैंने पहले बता चुकी थी, और x की वजह से जो एंगल सबटेंड पॉइंट P पर हो रहा है वो कितना है फाई 1, और यहाँ से फाई 2। अगर पूरे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमें निकालना होगा तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हेंस द टोटल
hence the total magnetic field at point P, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -φ1 से φ2 तक। -φ1 क्यों, क्योंकि देखो ये एक्सिस ये इधर है, जो एंगल φ1 है ये एक्स एक्सिस से नीचे, यानी कि जो हमारी ये मेन एक्सिस होती है, ये अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं तो इससे नीचे का एंगल जो है ये माइनस आएगा, तो -φ1 टू φ2 तक हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो -φ1 टू φ2 और पूरी वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 4πa cos phi इंटू डी फाई। तो b इक्वल्स टू, देखो इसको बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट टर्म में, म्यू नॉट I अपॉन 4πa और यहां पर -φ1 टू φ2 cos phi इंटू डी फाई, इसका इंटीग्रेशन करना है म्यू नॉट I अपॉन 4πa, ठीक है। cos phi का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं हो जाएगा sin phi, ओके, प्लस का sin phi और यहाँ -φ1 टू φ2 लिमिट लग जाएगी, और जब लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 4πa sin φ2 माइनस sin -φ1 म्यू नॉट I अपॉन 4πa और sin φ2 माइनस sin φ1। देखो माइनस का माइनस है, ये माइनस जब बाहर जाएगा तो प्लस का जो वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो वैल्यू हो जाएगी फाइनली म्यू नॉट I अपॉन 4πa, इसको इधर लिख लेते हैं sin φ1 प्लस sin φ2, ओके। तो किसी स्ट्रेट कंडक्टर के, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी पॉइंट पर, φ1 प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4πa sin φ1 प्लस sin φ2, ओके। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस अप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि वायर इनफिनिट लेंथ का है अगर, ठीक है, तो क्या होगा, अगर पॉइंट P किसी एक साइड पर आ जाता है तब क्या होता है, तो स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं हम। स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस हमारा आता है इफ द कंडक्टर इज इनफिनिटली लॉन्ग, अगर कंडक्टर इनफिनिट लेंथ का है, ठीक है, अगर कंडक्टर जो है इनफिनिट लेंथ का है एंड पॉइंट P लाइज नियर द मिडिल ऑफ द कंडक्टर, और पॉइंट P अगर कंडक्टर के मिडिल में लाई करता है, ठीक है। तो एक बात होगा कि x और y एंड जो बहुत इनफिनिट लेंथ का हो जाएगा तो ये एंगल मतलब y जो अगर इनफिनिट लेंथ का है, y बहुत ऊपर चले गया, x बहुत नीचे है, तो ये जो एंगल बन रहे हैं φ1 और φ2 इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना, इस तरह से ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा π/2 या 90 डिग्री भी कह सकते हैं। तो इक्वेशन जो आई थी हमारी b इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4πa sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है। तो sin φ1 और φ2 की प्लेस पर हम रख देंगे π/2, तो म्यू नॉट I अपॉन 4πa ये हो जाएगा sin φ1 की प्लेस पर π/2, सिमिलरली π/2 इन द प्लेस ऑफ φ2। sin 90 वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो म्यू नॉट I इंटू 2 अपॉन 4πa। अब यहाँ 2 से देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट I अपॉन 2πa हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा जो वायर है इनफिनिट लेंथ का है और पॉइंट P इसके मिडिल में लाई कर रहा है, तो पॉइंट बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2πa, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब स्पेशल केस दूसरा क्या होगा हमारा कि पॉइंट P वायर इनफिनिट लेंथ का है, ठीक है, लेकिन पॉइंट P अभी मिडिल में था, लेकिन पॉइंट P अगर किसी एंड y पर या x के आसपास पहुंच जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इफ द कंडक्टर इज इनफिनिटली लॉन्ग एंड पॉइंट P लाइज नियर मिडिल नहीं नियर पॉइंट y कर लेते हैं, नियर पॉइंट y पॉइंट के पास अगर ये पहुंच जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो φ1 जो φ1 एंगल है, φ1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, और जबकि φ2 जो है वो कितना हो जाएगा 0। तो इसमें sin φ1 की प्लेस पर हम रख देंगे कितना 90,
ओके, और साइन फाई 2 की प्लेस पे कितना आ जाएगा ये 0। तो अब बताइए साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 तो 0 होता है, साइन फाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहां पर हो जाएगा ये 1 इंटू 1, ठीक है। और अब ये कितना जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है। तो अगर वायर इन्फिनिट लेंथ का तो है, लेकिन अगर वो उनके मिडिल में ना होकर किसी एक पॉइंट पर चला जाए, बाई या एक्स पर चला जाएगा, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पर जाएगा तो उसके दूसरे वाले पॉइंट का एंगल कितना हो जाएगा 90, या उस एंगल उस पॉइंट पर एंगल कितना बन जाएगा, उस पॉइंट का एंगल 0 हो जाएगा, और इक्वेशन हमारी आ जाएगी ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट स्पेशल केस क्या होगा, ये सेकंड स्पेशल केस था। थर्ड पॉइंट का स्पेशल केस होगा कि वायर अब इन्फिनिट लेंथ का ना होकर, वायर अब इन्फिनिट लेंथ का ना होकर मान लिया एक कैपिटल लेंथ L का है, ओके, और उसके मिडिल पॉइंट पर अगर पॉइंट P है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम जानते हैं ये पॉइंट देखो हमारा A है और ये हमारी लेंथ L है, तो ये और ये, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी जाएगी। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ये हमारा Q था, ये पॉइंट हमने मान लिया O है, इधर ये O डैश हो गया, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो ये हाइपोटेनस बन रहा है, ये हाइपोटेनस कितनी आएगी, देखो ये पूरी L है, ये कितनी बची L/2, तो ये कितना निकलेगा L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस A स्क्वायर, इतना जाएगा ये हाइपोटेनस, है ना। तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें आप आगे, तो इसको रफ करते हैं, देखिएगा इसमें आप, ये हमारा एंगल कितना था बताया था मैंने, फाई एंगल है, और ये वाला एंगल कितना, ये एंगल हमारा फाई है, ठीक है, और ये एंगल हो गया हमारा, चलिए फाई, ये एंगल, दोनों एंगल फाई फाई बराबर हो जाएंगे ना, ये भी एंगल फाई, ये भी एंगल फाई हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा साइन फाई, अगर इसमें लगाएं तो साइन फाई इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है बताइएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है L/2, तो परपेंडिकुलर हो गया L/2 अपॉन हाइपोटेनस कितना, स्क्वायर रूट L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस A स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन A स्क्वायर। तो हमारा एंगल कितना आया था म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड था कितना म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 था, है ना। लेकिन हमने बताया साइन फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, साइन फाई 1 इक्वल्स टू साइन फाई 2 इक्वल्स टू कितना, फाई की इक्वल मान लिया है। तो जो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 है, फाई 1 और फाई 2 की प्लेस पे कितना रख देंगे, यहाँ पर फाई फाई पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन फाई हो जाएगा। साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 की प्लेस पर जब फाई ही रखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन फाई, तो म्यू नॉट आई इंटू अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 साइन फाई होगा, और साइन फाई की वैल्यू हमको पता है ये वाली रखनी है, तो ये हो जाएगा, देखो 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स 4, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू साइन फाई की वैल्यू ये वाली रख देंगे L अपॉन 2 अपॉन स्क्वायर रूट L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस A स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा अगर वायर आपका एक फाइनाइट लेंथ L का है और पॉइंट P उसके मिडिल में लाई करता है तब। चाहे तो इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, देखो ये अगर हम यहाँ से इसको L क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो L अपॉन 2 यहाँ बचेगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा L स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा पूरे के, और अपॉन का 4 जब बाहर जाएगा तो 1.2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा कितना, यहाँ से देखो ये यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, मतलब साइन फाई की वैल्यू इतनी बचेगी जो यहाँ लिख रही है, तो ये वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, कितना हो जाएगा ये L अपॉन स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। तो इतना भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, ठीक है। ये इक्वेशन भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों में से आप कोई भी नोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 स्पेशल केसेस देख लिए हैं, ओके। अब फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। अभी हमने स्ट्रेट कंडक्टर, एक इनफिनिट लेंथ का वायर था हमारा, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, उससे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। नाउ वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। देखो इसके लिए हम एक सर्किल कंसीडर कर लेते हैं, ये एक सर्किल हो गया, और इस सर्किल में I करंट फ्लो हो रहा है, ओके। इस सर्किल में I करंट फ्लो हो रहा है। अब ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर वायर है या सर्कुलर लूप होगा या जो भी हमारा कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर बहुत छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो मान लिया इसका एक स्मॉल एलिमेंट कितना है DL,
तो स्मॉल एलिमेंट का इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से एक पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है कितना होगा। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, यहां पर हमने लूप कंसीडर किया है, इस लूप की रेडियस जो है वो स्मॉल r है, ठीक है। बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग कितना होता है, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा होगा इसके सेंटर पर एक स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से। अभी तक पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार ध्यान से देखना जरा, ये पॉइंट P की जो डिस्टेंस है dl एलिमेंट से, ये पूरे सर्कुलर लूप में कहीं भी dl एलिमेंट ले लो, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो एंगल बन रहा है ना थीटा, इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90। तो इस sin थीटा के प्लेस पर यहाँ पर थीटा के प्लेस पर हम रख देंगे 90, और sin 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये हो जाएगा I dl अपॉन r स्क्वायर। तो एक स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। लेकिन हमने बताया ऑलरेडी पहले ही कि ये सर्कुलर लूप बहुत सारे छोटे-छोटे स्मॉल एलिमेंट dl से मिलकर बना है, तो पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो dv का इंटीग्रेशन जब कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और ये I बाहर आ गया, तो यहाँ से बचेगा अंदर dl, और dl का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना हो जाएगा l, क्योंकि पूरे वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, l है, और ये छोटे-छोटे स्मॉल एलिमेंट dl से मिलकर बना था, तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा l। अब एक बात बताओ, जब इसकी रेडियस r है तो इसकी जो पूरी सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 2 पाई r, और पूरी सरकमफ्रेंस जो होगी वो उसकी पूरी लेंथ की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी कि l इक्वल टू कितना हो सकता है 2 पाई r। तो जब यहाँ पर l की प्लेस पर 2 पाई r रखा जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, r से r स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 के 4 कैंसिल, तो ये बचेगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2r, और ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कुलर लूप की वजह से इस प्लेन में अंदर की तरफ लाई करेगा, ठीक है। ये क्रॉस का साइन दिखाता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ, इस बोर्ड में अंदर की तरफ लाई करेगा। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये तो हमने इसका एक सिंगल सर्कुलर लूप था, लेकिन अगर इसके रिंग्स हो बहुत सारे, मान लिया अगर इसके रिंग्स कितने हैं, n है, ठीक है, तो n रिंग्स होने पर क्या मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, n की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंगल सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2r होता है, जबकि अगर आपके पास n टर्न्स होंगे तो म्यू नॉट n I अपॉन 2r हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, इफ देयर आर n टर्न्स, यहां लिख देते हैं, इफ देयर आर n टर्न्स इन द लूप, ओके। तो दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। ये हमने एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप के जो एक्सिस पास हो रही होती है, एक सर्कुलर लूप के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही होती है, उस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर्कुलर लूप की वजह से, वो फाइंड करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम देखते हैं, तब तक आप ये अच्छे से याद कर लेना। थैंक्स।